गुड मॉर्निंग बच्चों। सी एंटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात करें अगर जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए, तो आप फेमा अदर लॉ में पहला एक्ट फेमा कर रहे हैं। आपने फेमा में अभी तक बातें की है कि भैया पीआरआई और पीआरओआई कौन होता है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने एक क्लास में इसको किया। उसके बाद हम लोग आगे सेक्शन 3 में, जहां कोई भी पर्सन डील नहीं कर सकता था फॉरेन एक्सचेंज में अदर देन थ्रू ऑथराइज पर्सन, अदर देन थ्रू ऑथराइज पर्सन। आप क्रेडिट जो है पीआरओआई के बदले कोई क्रेडिट का पेमेंट नहीं कर सकते थे। आप डायरेक्टली उनसे फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं कर सकते हैं इंडिया में, और हवाला ट्रांजेक्शन परमिटेड नहीं था। फिर सेक्शन 4 में आपने बात की कि सेक्शन 4 में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम अप टू 2000 यूएस डॉलर या इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना? $2000 इक्विवेलेंट। मतलब मान लीजिए आपके पास पाउंड है, तो पाउंड ज्यादा महंगा करेंसी है, उसको डॉलर के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अप टू $2000 तक ही आप कन्वर्ट रख सकते हैं, अपने पास होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आ गए, सेक्शन 5, जो हमसे बातें करता था करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होता है, निगेटिवली डिफाइन किया गया था, कि जो कैपिटल नहीं होता। तो भैया कैपिटल होने के लिए कोई असेट या लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरआई, या इन इंडिया क्रिएट करना होगा ऑफ पीआरओआई, तभी तो उसको कैपिटल असेट बोलेंगे। तो जो भी असेट कैपिटल नहीं होता बेटा वो करेंट होता है, निगेटिवली आपने डिफाइन किया था। अब जो सबसे काम की बात है डेफिनेशन में पीआरआई पीआरओआई के बाद पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था सेक्शन 2V में पीआरआई कौन है, और 2W में कौन पीआरओआई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो क्वेश्चन का पार्ट बनेगा वो इस 3 शेड्यूल में से क्वेश्चन होगा। तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है शेड्यूल 1, जिसमें हम रूल 3 की बातें करते हैं। रूल 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रूल 2000। शेड्यूल 2 में हम बातें करते हैं बेटा उन ट्रांजैक्शंस की जिसके लिए हमें सीजी का प्रायर अप्रूवल चाहिए, और शेड्यूल 3 में रूल 5 में हम उन ट्रांजैक्शंस की बातें करते हैं जिसके लिए हमें आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है बेटा? शेड्यूल 1, लिस्ट ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर विच विड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। अगर आप इन कामों के लिए पैसे चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज चाहते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज। देखेंगे कि भैया क्या क्या ट्रांजैक्शन है। यहाँ आपको 8 ट्रांजैक्शंस याद करने हैं, जिसमें कुछ नाम याद करना होगा कि अगर आप रेमिटेंस लॉटरी विनिंग से कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह से कर रहे हैं, पुराना बैंड मैगजीन कहीं खरीदना हो, या कॉल बैक सर्विसेज हो, ये कुछ नाम है जो आपको याद करने होंगे। तो एक ऐसे ट्रांजैक्शन है बेटा शेड्यूल 1 में जिनको करने के लिए अगर आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉवल चाहते हैं, मतलब आप रुपया देके बोल रहे हैं भैया मुझे फॉरेन एक्सचेंज दे दो, मुझे रेमिटेंस करना है, बाहर पैसा भेजना है, इन ट्रांजैक्शंस के लिए, तो ये प्रोहिबिटेड है, इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। दूसरा है शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल विद सीजी अप्रूवल। इन ट्रांजैक्शंस को आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी अप्रूवल चाहिए तो कर सकते हैं। और तीसरा नाम आता है शेड्यूल 3 में लिस्ट ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अगर शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शंस के लिए विड्रॉवल चाहते हैं तो आपको पहले आरबीआई से पूछना होगा। उसमें 2 कैटेगरी है, आरबीआई अप्रूवल में। पहला अगर आप इंडिविजुअल है बेटा, कौन है आप? इंडिविजुअल, तो अप टू 2.5 लाख यूएस डॉलर आप जो है बिना आरबीआई अप्रूवल के ले सकते हैं। अब 2.5 लाख यूएस डॉलर चाहिए तो आपको उतने रुपए देने होंगे,
उतने रुपए देने होंगे, इंडियन रुपीज उतना देना होगा, तब तो आपको 2.5 लाख यूएस डॉलर मिलेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो अप टू 2.5 लाख यूएस डॉलर अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए। ये 2.5 लाख सब मिला के है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक इंडिविजुअल का एक फाइनेंशियल ईयर। मान लो आपके घर में 3 लोग हैं तो 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 750 लाख डॉलर आप ले सकते हैं। लेकिन भैया हम डॉलर ले, इसके लिए रुपीस तो देना होगा। अब अकाउंट में 5,000 रुपए है, बोल रहे हैं 2.5 लाख यूएस डॉलर। भैया 5,000 आप जमा कीजिएगा तो 5,000 डिवाइडेड बाई जो रेट चल रहा होगा 82 85 डिवाइड कर लीजिए, उतना ही यूएस डॉलर मिलना है। 2.5 लाख यूएस डॉलर चाहिए तो उतना इक्विवेलेंट रुपीज जमा करना होगा बेटा, तो आपको डॉलर मिलेगा ना। तो शेड्यूल 1 में जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज, आपको करेंसी जो है फॉरेन करेंसी विड्रॉल प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 में जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए पहले सीजी का अप्रूवल लेके आइए तो काम कर सकते हैं, और शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए आरबीआई का अप्रूवल लेके आइए तो ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आने जा रहे हैं। उन नंबर, जैसे शेड्यूल 1 में तो 8 ट्रांजैक्शंस है, 2 बार 3 बार पढ़ने से याद हो जाते हैं ना। शेड्यूल 2 में सीजी अप्रूवल के लिए हम बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की बातें करेंगे कि इस डिपार्टमेंट का अप्रूवल कहां तक चाहिए, क्या लिमिट है। और शेड्यूल 3 में तो साफ साफ सीधा सीधा मामला है, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बचता है, वो हो जाएगा। तो अब याद करने वाले मुद्दे शुरू। अब याद करना एक एक ट्रांजैक्शंस को टाइम लगाएंगे, आज के अलावा 2 और क्लास लग सकता है, लेकिन आप वादा कीजिए कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, और आपको हम फेमा यही याद करवा देंगे। 3 दिन के बाद आपको फेमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, पीआरआई कौन, पीआरओआई कौन, पीआरआई कौन, पीआरओआई कौन। पीआरआई के लिए आपने कहा कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज रहा हो इंडिया में, वो पीआरआई है। लेकिन वो अगर इंडिया छोड़ के इनमें से किसी कारण से जा रहा है, वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां बिजनेस वोकेशन के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उसको देश निकाला देंगे और वो पीआरआई नहीं होगा, वो पीआरओआई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई इंडिया आ रहा है, फॉरेनर, विदेशी, और वो ये 3 कारणों से इंडिया आ रहा है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ बिजनेस वोकेशन के लिए, यहाँ अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो हम उसे अपना बना लेंगे और बोलेंगे पीआरआई, पीआरआई, पीआरआई। इसके अलावा आपने कहा कि ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में है, ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया इवन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई, तो भी वो इंडियन है। और अगर कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउट इंडिया है लेकिन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन इन इंडिया है, तो वो पीआरआई हो जाएगा। और अगर कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया है, तो वो पीआरआई है। ये बातें आप कर चुके थे। पीआरआई की डेफिनेशन याद करना था, पीआरओआई में तो उसने कहा जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओआई है, तो वो बात तो वही खत्म हो गई थी। तो पीआरआई पीआरओआई का डेफिनेशन आना ही होगा, वहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे होगा। दूसरा क्वेश्चन जो डेफिनेटली यहां से होगा है वो है शेड्यूल, या तो शेड्यूल 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 पर आना ही है करेंट अकाउंट, और एक क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट। तो 3 क्वेश्चन का कवरेज होगा, एक डेफिनेशन से, एक करेंट अकाउंट से, और एक कैपिटल अकाउंट से। और अगर आप ये तीनों सेगमेंट कर लेते हैं तो फेमा का 12 नंबर पक्का। आगे बढ़िए। तो अप टू, आप इंडिविजुअल अप टू 2.5 लाख यूएस डॉलर विड्रॉ कर रहे हैं तो आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा चाहिए अगर आपको यूएस डॉलर, तो भैया आरबीआई अप्रूवल चाहिए, तो भैया आरबीआई अप्रूवल चाहिए। और आप अगर अदर देन इंडिविजुअल हैं तो देखेंगे आपके लिए केस, पहले इंडिविजुअल का पढ़ लेंगे फिर अदर देन इंडिविजुअल के लिए पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन।
तो आइए सबसे पहले शेड्यूल 3, शेड्यूल 1 सॉरी शेड्यूल 1 रूल 3 ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। नाम तो देखिए रूल का, रूल 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। शेड्यूल 1 रूल 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000। ये वो ट्रांजैक्शंस आप पढ़ने जा रहे हैं जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉवल प्रोहिबिटेड है, नहीं मिलेगा आपको फॉरेन एक्सचेंज। इन कारणों से अगर पैसे चाहिए, इन कारणों के लिए चाहिए तो नहीं मिलेगा। पहला है पहला रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग या राइडिंग और एनी अदर हॉबी। रेसिंग राइडिंग कर रहे हैं, पैसे रेस में लगा रहे हैं, घोड़े में लगा रहे हैं और वहां पे जीत गए। अब वो पैसे आप रेमिटेंस बाहर भेज रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं वो इनकम। मान लो आपने 1 करोड़ जीता, अब आप गवर्नमेंट को बोल रहे हैं 1 करोड़ लो, इसके बदले मुझे यूएस डॉलर दो, यूएस डॉलर मुझे अमेरिका भेजना है। बोला नहीं मिलेगा इसके लिए। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग या एनी अदर हॉबी से पैसा जीता और वो पैसा बाहर भेजने नहीं मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज उसके लिए। दूसरा, ये जो स्टार मार्क लगे हुए हैं वो रिपीटेटिव हैं, वो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ये नाम याद करना होगा। रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। बेटा आप मान लो एक फॉरेनर है, विदेशी, आप इंडिया में आए, आपने कहा कि भैया ये लॉटरी आओ, मेहरबान कदरदान पैसे लगाओ, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10। आपने कहा चलो 10 लाख लगा देता। अब आप लॉटरी में जीत गए, 1 करोड़ हो गए। फिर से आप बोल रहे हैं कि भैया ये 1 करोड़ लो, मैं रुपीज लेके क्या करूंगा, मैं इंग्लैंड से आया, मुझे तो पाउंड चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए रखो अपना, मुझे इक्विवेलेंट पाउंड दे दो, हम तो पाउंड लेके जाएंगे। तो गवर्नमेंट नहीं, लॉट का क्या जीता, बड़ा लॉटरी में बड़ा लकी निकला, इंडिया के सरजमी पे पहली बार आया और 1 करोड़ जीत के जा रहा, बोला नहीं। अगर आप लॉटरी विनिंग से जीते हैं और उसको आप रिमीट कर रहे हैं, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो भैया प्रोहिबिटेड है, नहीं देंगे। तो रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग नहीं मिलेगा आपको फॉरेन एक्सचेंज, प्रोहिबिटेड है। तीसरा नाम आता है रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड या प्रिस्क्राइब मैगजीन या फुटबॉल पूल स्वीट स्टेक से। अब इस बार आपको पैसे चाहिए, आप गए गवर्नमेंट के पास, बोले भैया 1 करोड़ रुपए रखो, मुझे इक्विवेलेंट डॉलर दे दो और मुझे वो पैसे से अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदना है, या कोई एक बैंड मैगजीन जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया, मैं देखूं तो भैया आखिर उसमें है क्या, वो बैंड मैगजीन खरीदना है, या वहां के फुटबॉल स्टेक में और फुटबॉल पूल में या स्वीट स्टेक में पैसे लगाने हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अय्यासी करने के लिए नहीं पैसा मिलेगा। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए भी विड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। तो अभी तक अगर आप राइडिंग और रेसिंग से पैसा जीते हैं, उसको रेमिट कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। आउट ऑफ लॉटरी विनिंग आपको इनकम हुआ है, उसको आप रेमिट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। आपको विदेश में लॉटरी टिकट खरीदना है, बैंड मैगजीन खरीदना है, वहां के फुटबॉल पूल में पैसा लगाना है, स्वीट स्टेक में पैसा लगाना, नहीं मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज। चौथा नाम आता है पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर्स होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी। रिलायंस थी, रिलायंस की एक होली ओन्ड सब्सिडरी आपने बाहर खोल दी, अब वहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए यहां से पैसे चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या के लिए चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, वहां पे पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स।
आप सामान बना के और इंडिया से सामान बना के मान लो आप वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब वहां पे कोई आपका एजेंट है जो आपके सामान बेचवा रहा है, और आपने क्या कर दी, एक होली और सब्सिडरी वहां खोल ली, कंपनी है रिलायंस, उसकी होली एंड सब्सिडरी बोलिए वहां पे खोल दीजिए और यहाँ से सामान भेजिए और हम यहाँ पे बेचवाएंगे, और यहाँ पे ही मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए अपना, 100% आप ही की होली और सब्सिडरी होगी, लेकिन हम आपका सामान यहाँ विदेश में बेचवाएंगे तो हमें कमीशन चाहिए। बोल रहे नहीं, उसके लिए हमें क्या फायदा होगा, हमारा कंपनी अगर सब्सिडरी वहां है और वो वहां सामान बेच रहा है तो फिर मुझे क्या फायदा होगा, तो हम आपको वहां पे सामान बेचवाने का किस चीज का कमीशन दे, नहीं देंगे। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज, आप तो ये खत्म हो गया बेटा डिविडेंड बैलेंसिंग, पहले आप जितना विदेशियों को डिविडेंड देते थे उतना ही यहाँ पे आना चाहिए था, या उतना इक्विवेलेंट आप इनकम यहाँ पे देते तो आप उसको डिविडेंड देने का अधिकार था, डिविडेंड बैलेंसिंग होता था, अब तो ये खत्म हो गया। लेकिन नाम याद रखिएगा कि अगर रेमिटेंस करना हो डिविडेंड का, कोई कंपनी कर रही हो डिविडेंड बैलेंसिंग के तहत, तो उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूल, रूपी स्टेट क्रेडिट रूल, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% इनवॉइस वैल्यू ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टी टोबैको पे, टी टोबैको पे का एक्सपोर्ट करते हैं, टी टोबैको का एक्सपोर्ट करते हैं तो अप टू 10% कमीशन जो आप इनवॉइस जो रेज होगा उस पर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रूपी स्टेट क्रेडिट के थ्रू कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। देखो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान तो बाहर से फॉरेन करेंसी आता, लेकिन रूपी क्रेडिट में क्या हो रहा है, रुपया आ रहा है, तो आपको हम फॉरेन एक्सचेंज क्यों दे, उसके लिए प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। कॉल बैक सर्विस क्या होता है, इसमें भी ट्रांसपोंडर को पैसा हमें देना होता था। कॉल बैक सर्विस जैसे आप विदेश में गए हैं, अब बाहर गए हैं, डॉलर, अब हम यहाँ से फोन लगा रहे हैं आपको, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो वो कॉल महंगा, हम वहां जाके अगर इंडिया में कॉल करें तो महंगा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडिया में ही बोल रहे हैं कि भाई हम इंडिया से ही अगर पेमेंट कर दे तो वो हमें, तो बोल रहे हैं तो इंडिया में आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लीजिएगा तो उसको तो रुपीज में पैसा देना है, तो हम आपको डॉलर क्यों दे इसके लिए, तो कॉल बैक सर्विसेज वगैरह के लिए भी जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड है। या रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम और फंड हेल्ड ऑन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपये अकाउंट में आपके पैसे हैं, वहां से आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, अब आप चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट रुपीज में जमा करके डॉलर लेके चले जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट अकाउंट में आपको तो अलाउड है पैसे रखने का, यही पे वो पैसा खर्च कीजिए। हम क्यों फॉरेन एक्सचेंज आपको फालतू कामों के लिए अवेलेबल कराए, अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे फॉरेन एक्सचेंज आए तो हम भी आपको दे दें यहाँ, लेकिन आप सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज भेजने की बात कर रहे हैं, उसके बदले अगर पैसे नहीं आ रहे इंडिया में तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर ऐसे ट्रांजेक्शनों में। क्यों बेटा, गवर्नमेंट को भी क्या इंटरेस्ट है फिर।
ये 2-4 बार नाम याद कीजिए बेटा, याद हो जाएगा आपको। कॉल बैक सर्विस हो गया, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट में अगर आपके पैसे हैं और वहां से इनकम जनरेट हो रहा है तो उसके लिए भी हम आपको फिर डॉलर नहीं देंगे भेजने के लिए। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से हो रहा है तो भैया जब रुपया ही आएगा आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हमसे डॉलर क्यों चाहिए। लेकिन कमीशन अप टू 10% इनवॉइस करा देना हो टी टोबैको पे तो ठीक है देंगे। तो ये नाम याद करना पड़ेगा। लॉटरी विनिंग कॉल बैक सर्विस तो जरूर याद रखिएगा। डिविडेंड बैलेंसिंग हो गया, आप तो नहीं है लेकिन याद रखिए, क्या कीजिएगा। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये नाम बार बार पढ़िए। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंडेड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, कॉल बैक सर्विसेज, ये कॉल बैक सर्विसेज जरूर याद रखिएगा। उसके बाद लॉटरी विनिंग, ये दो तो सबसे ज्यादा बार आईसीआई का फेवरेट है। ये था शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 2 क्या है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह मिनिस्ट्री का आपको नाम याद रखना है, किस मिनिस्ट्री का, लिमिट्स भी कुछ याद करने हैं। तो शेड्यूल 2 बोलता है, शेड्यूल 2 रीड विथ रूल 4 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000 की ट्रांजैक्शन which require a prior approval of CG for अप्रूवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको इनके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो भैया सीजी से पहले परमिशन लेके आओ। आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ तभी आपको इन ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। पहला नाम आता है बेटा HRD का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहला नाम आता है मिनिस्ट्री का, नाम है जिसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री। एक्टिविटी क्या है, कल्चरल टूर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कल्चरल टूर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कल्चरल टूर। सी अगर कल्चरल टूर के लिए जाना है सीजी अप्रूवल पाना है, कल्चरल टूर के लिए जाना है सीजी अप्रूवल पाना। कल्चरल टूर मतलब जैसे आप दुबई में आपने देखा होगा कि बहुत बार बॉलीवुड स्टार, चलो दिवाली में हम लोग दुबई में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, या आपने देखा होगा फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह जो है बाहर जाके वो लोग दे रहे हैं, तो ये क्या है, कल्चरल प्रोग्राम। या आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार दिवाली मनाएंगे, तो कल्चरल टूर के लिए जाना है। एनी अमाउंट, कितना भी अमाउंट इन्वॉल्व हो, और पर्सन होने कोई भी व्यक्ति, अगर कल्चरल टूर के लिए जाना है, कितना भी रुपए लेके जाना है और आप कोई भी है, तो भैया सीजी का प्रायर अप्रूवल चाहिए। कल्चरल टूर नाम याद कीजिए। मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का आपको यहाँ पे परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ये हम लोग बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री का नाम पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किस मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए। तो अगर कल्चरल टूर के लिए जाना है और कितना भी अमाउंट हो और कोई भी व्यक्ति हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD का अप्रूवल चाहिए। कल्चरल टूर के लिए जाना है एनी अमाउंट और एनी पर्सन, तो उनको प्रायर सीजी अप्रूवल चाहिए होगा, तो उनको पहले सीजी का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा, तो उनको सीजी का पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। दूसरा नाम आता है बेटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा US$ चाहिए और आप कोई भी व्यक्ति है तो भैया प्रायर अप्रूवल चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर आपको इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी है तो नहीं चाहिए अप्रूवल, और अगर 1 लाख तक US$ खर्च कर रहे हैं तो भी नहीं चाहिए अप्रूवल। 1 लाख से ज्यादा होने पे सीजी अप्रूवल चाहिए। तो पहला नाम आया कल्चरल टूर का, दूसरा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इन दोनों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD का अप्रूवल चाहिए।
नाम याद कीजिए। एचआरडी का अप्रूवल चाहिए दो चीज के लिए, कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल टूर, एक्सपोर्ट एक्टिविटी, कल्चरल टूर, एक्सपोर्ट, कल्चरल टूर, एनी अमाउंट, एनी पर्सन। यहाँ ग्रेटर देन 1 लाख US$ अगर खर्च कर रहे हैं और कोई भी है तो आपको परमिशन चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी। अगर आप ये सब हैं तो नहीं चाहिए अप्रूवल। Cultural tour CG approval, C for C, C for C, cultural tour CG approval, cultural tour CG approval, cultural tour CG approval. याद हो गया सबको? एचआरडी के लिए दो, एचआरडी का अप्रूवल चाहिए, कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कल्चरल टूर में आपने कहा कि एक्टिविटी है कल्चरल टू एनी अमाउंट, एनी पर्सन, सीजी अप्रूवल। दूसरा सीजी अप्रूवल, और किस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अप्रूवल चाहिए, कल्चरल टूर, एनी अमाउंट, एनी पर्सन इन्वॉल्व। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कहा कि अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ग्रेटर देन 1 लाख US$ तो आपको सीजी अप्रूवल चाहिए। किसको? एनी पर्सन, एनी पर्सन। इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट अगर आप कोई इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी है तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। आप अगर, ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं था कल्चरल टूर में, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर का अप्रूवल चाहिए, उसके अंदर एचआरडी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर। यहाँ अगर ग्रेटर देन 1 लाख US$ विड्रॉल, ग्रेटर देन 1 लाख US$ विड्रॉ करने पे सीजी अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर आप लेस देन इक्वल टू कर रहे हैं तो नहीं चाहिए अप्रूवल। एचआरडी में किसका? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अब देखो बेटा, घुस के क्वेश्चन पूछा है ये। सीजी का एक डिपार्टमेंट एचआरडी, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, उसके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। मतलब इतना याद करना है। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं और ग्रेटर देन 1 लाख US$ चाहिए तो भैया आपको एचआरडी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं तो अप्रूवल नहीं चाहिए। और अप्रूवल चाहिए जब ग्रेटर देन 1 लाख US$ विड्रॉ हो रहा है, 1 लाख या उससे कम को विड्रॉ हो रहा है तो नहीं चाहिए अप्रूवल। नाम याद कीजिए। एचआरडी के अंदर, एचआरडी के अंदर कल्चरल टूर में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स।
याद हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलो, तो कल्चरल टूर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर, एचआरडी का परमिशन लेना होगा किसी भी व्यक्ति को किसी अमाउंट के लिए। और अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 1 लाख US$ विड्रॉ करने पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का परमिशन लेना होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी है तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। और अगर आप लेस देन या अप टू 1 लाख, लेस देन 1 लाख, लेस देन इक्वल टू 1 लाख US$ विड्रॉ कर रहे हैं तो भी अप्रूवल नहीं चाहिए। याद हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे 2 एक्टिविटी का नाम आया है। अगर हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं फॉरेन के प्रिंट मीडिया में, या प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब की अगर बात करें, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में या प्रोटेक्शन इंडेमनिटी क्लब में। प्रोटेक्शन इंडेमनिटी क्लब क्या होता है बेटा, कि जैसे हम लोग समुद्र में सामान लेके वगैरह आते हैं तो ये कुछ क्लब होते हैं जो कि हमें क्षति से बचाते हैं। तो इसके लिए हमें इनका मेंबरशिप लेना पड़ता है और उन्हें हम एनुअल फी वगैरह का पेमेंट करते हैं। तो एनुअल फी का पेमेंट करेंगे, वो फॉरेन के क्लब हैं तो उनको फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा, तो उसके लिए विड्रॉवल चाहिए। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, सीजी का। किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक्टिविटी क्या है? एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया में बात करें, अगर अमाउंट इन्वॉल्व है बेटा ग्रेटर देन $10,000, ग्रेटर देन $10,000 और स्टेट गवर्नमेंट है और पीएसयू है, तो अगर आप ग्रेटर देन $10,000 विड्रॉ कर रहे हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू हैं तो भैया आपको अप्रूवल चाहिए होगा। एग्जम्पशन, अगर आप वहां के फ्रंट प्रिंट मीडिया में अपना यहाँ का टूरिज्म या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग वगैरह, या आप इनको छोड़ के स्टेट लेवल या पीएसयू को छोड़ के कोई है तो आप एग्जम्प्ट हैं। मतलब हम वहां पे मान लो जा रहे हैं, टूरिज्म का प्रचार कर रहे हैं, कभी तो आइए गुजरात में, एक बार तो आइए हमारे गुजरात में। तो डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का आपको अप्रूवल चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का अप्रूवल चाहिए। लेकिन आप वहां पे टूरिज्म के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप आइए हमारे गुजरात में, गिफ्ट सिटी में अपनी इंडस्ट्री लगाइए, या इंटरनेशनल बिडिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एग्जम्पशन है, इसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब में कोई भी अमाउंट हो, कोई भी व्यक्ति हो तो अप्रूवल चाहिए। नो एग्जम्पशन, ऑल टाइम अप्रूवल इवन दो द ट्रांजैक्शन जो है इन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी या ERFC अकाउंट से हो तो भी कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर आप प्रोटेक्शन इंडेमनिटी क्लब के लिए एनुअल मेंबरशिप देने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉवल कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अमाउंट हो, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। तीसरा है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, MOST, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, MOST, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। बोल रहा है कि फ्रेट ऑन वेसल्स हो या इंपोर्ट किए हैं अगर ओशन के थ्रू, तो कोई भी अमाउंट हो, यहाँ फ्रेट वाले में पर्सन है पीएसयू, तो अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट का सरफेस ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू है तो अप्रूवल चाहिए। एग्जम्प्ट क्या है? एयर और लैंड एग्जम्प्ट है, वाटर के लिए परमिशन चाहिए। फिर नाम आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का, DGS, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग।
डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग डीजीएस। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है एक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। या अगर हम बातें करें कंटेनर डिटेंशन चार्जेस की, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट या कंटेनर डिटेंशन चार्जेस की, तो कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व हो, एनी अमाउंट, या ग्रेटर देन द रेट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जितना बताया है किसी भी व्यक्ति है, तो भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का अप्रूवल चाहिए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी अमाउंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का अप्रूवल चाहिए। यहाँ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे करना हो तो जो रेट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने बताया उससे ज्यादा रेट होने पे अप्रूवल चाहिए किसी भी व्यक्ति। एग्जम्पशन है, यहाँ तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, वहां अप टू रेट जितना डीजीएस ने बोला है वहां तक का एग्जम्पशन है, उससे ज्यादा रेट पे चाहिए आपको अप्रूवल। फिर नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक्टिविटी है हायरिंग चार्जेस का पेमेंट करना है फॉर ट्रांसपोर्टर बाय टीवी चैनल। ट्रांसपोर्टर जो है टीवी चैनल का, आप देखते हैं कि इंडिया में दूसरे भी देश के टीवी चैनल बीबीसी लंदन चल रहा है, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे हायरिंग चार्जेस फॉर ट्रांसपोंडर ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, आप वहां से सर्विसेज ले रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज, तो वहां भी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना है। तो ये कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व हो और कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हो तो उसको भैया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अप्रूवल चाहिए। ये सब नाम याद रखना होगा, किस मिनिस्ट्री में कौन सा एक्टिविटी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर अमाउंट है तो कौन सा व्यक्ति, और अब कोई ऐसा भी है क्या जिसको एग्जम्पशन है। तो शेड्यूल 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री का नाम, अगर मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है तो उसका नाम, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, पर्सन कितना इन्वॉल्व है और किसको एग्जम्पशन है, ये पूरा याद करना पड़ेगा। क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर से नहीं पूछ रहा है, वो मिनिस्ट्री के अंदर के डिपार्टमेंट का नाम पूछ रहा है आपसे। तो पहला सीजी के ये सब क्या है, सीजी के ये सब मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का नाम, लोग कौन है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व और किसको एग्जम्पशन। तो हायरिंग चार्ज एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ टीवी चैनल हो या हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर ऑफ इंटरनेट सर्विस हो, तो कोई भी अमाउंट हो कोई भी व्यक्ति हो भैया अप्रूवल चाहिए। तीसरा नाम आता है बेटा शेड्यूल 3 का, शेड्यूल 3। तो आज आपने शेड्यूल 1 याद कर लिया और शेड्यूल 2 याद कर लिया, शेड्यूल 1 याद कर लिया, शेड्यूल 2 याद कर लिया। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, शेड्यूल 3 रीड विथ रूल 5 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल कि ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग आरबीआई का अप्रूवल क्या चाहिए। इसको दो पार्ट में आपने बांटा था, इंडिविजुअल के लिए और अदर देन इंडिविजुअल। तो पहला नाम आता है फॉर इंडिविजुअल पीआरआई, एलआरएस स्कीम में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत 2.5 लाख US$ तक आप विड्रॉ कर सकते हैं बिना अप्रूवल के, 2.5 लाख US$ बिना। फॉर करेंट, ये 2.5 लाख दोनों के लिए मिला के करेंट प्लस कैपिटल, फॉर फॉलोइंग पर्पस। कहा जा रहे हैं, प्राइवेट विजिट कर रहे हैं टू एनी कंट्री, प्राइवेट विजिट पे जा रहे हैं एक्सेप्ट नेपाल भूटान को छोड़ के बात हो रहा है बेटा, प्राइवेट विजिट पे जा रहे हैं नेपाल भूटान को छोड़ के और आपको अप टू 2.5 लाख US$ तक चाहिए तो आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए, उससे ज्यादा होने पे आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। गिफ्ट डोनेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन छोड़ के देश वही सेटल होने जा रहे हैं, या मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रोड, आपका क्लोज रिलेटिव है जिसका मेंटेनेंस अब्रोड में करना है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग
या मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं अपने अटेंडेंट के साथ, या एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड कराने जा रहे हैं, या बाहर पढ़ने जा रहे हैं, या एनी अदर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो अप टू 2.5 लाख US$ तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा के लिए आरबीआई अप्रूवल चाहिए। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख US$ फॉर द सेड पर्पस रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन मतलब देश छोड़ के वहीं रहने जा रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल में वेल फॉरेन एक्सचेंज इन एक्सेस ऑफ LRA, तो 2.5 लाख से ज्यादा भी US$ आपको मिलेगा। अगर आप इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो LRA स्कीम है 2.5 लाख, उससे ज्यादा भी US$ मिलेगा। अगर वहां का जो कंट्री है वो बोल रहे हैं कि भैया 3 लाख US$ लेके आओगे तो बस दे देंगे, तो चाहिए होगा। मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो ट्रीटमेंट कर रहा है हॉस्पिटल, वो बोल रहे हैं कि भैया 5 लाख US$ लेके आएगा तो ट्रीटमेंट होगा, तो चाहिए। ये यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भैया हमारा फी तो 4 लाख US$ है साल का, तो मिलेगा, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट, हम इमिग्रेशन कर रहे हैं, वहां की कंट्री बोल रही है कि भाई सरकार बोल रही है कि इतना लेके आओगे तो ही आने देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में ज्यादा खर्च हो रहा है, एजुकेशन में ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ज्यादा भी मिलेगा, अप्रूवल लेंगे हम। लेकिन अगर इनके लिए आपको वो जो इंस्टीट्यूशन है वो लिख के दे, तो फिर आरबीआई अप्रूवल मिलनी चाहिए और 2.5 लाख से ज्यादा US$ मिलेगा। बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम लोग बोलते हैं कि आरबीआई का अप्रूवल ले लो, बिना आरबीआई अप्रूवल के भी उनके सर्टिफिकेट में मिलेगा ज्यादा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एडवाइजेबल है कि आरबीआई का ले ही लीजिए प्रायर अप्रूवल। अ पर्सन हु इज नाउ रेसिडेंट, पर्सन जो अभी रेसिडेंट है बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट अदर देन पाकिस्तान comes for employment or deputation, the remittance of net salary after statutory deduction is permitted। आप इंडिया में आए हैं, अभी रेसिडेंट हैं, लेकिन परमानेंट रेसिडेंट नहीं है और पाकिस्तान से नहीं आए हैं, और यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजा गया है, डेपुटेशन पे आए हैं जॉब के लिए, तो आप अपना सैलरी में से जो स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह है, जैसे पीएफ का पैसा काट के पूरा नेट सैलरी भेज सकते हैं। पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए, अदर देन पाकिस्तान। दूसरा, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल की बातें करें तो ये सारी बातें हैं फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, खत्म ही कर लीजिए तीनों से रिक्वायर। द फॉलोइंग रेमिटेंस शेल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई पर ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रायर आरबीआई अप्रूवल चाहिए। क्या क्या नाम पढ़ेंगे, एक एक करके नाम पढ़ेंगे। इतना सेगमेंट आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, इतना सेगमेंट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
तो अगर अदर देन इंडिविजुअल की बातें करें, अदर देन इंडिविजुअल की, तो आप डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन एक्सीड कर गया 1% ऑफ लास्ट 3 years फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और 5 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज लोअर। आप डोनेशन दे रहे हैं, हम लोग डोनेशन देते हैं बाहर बेटा, जैसे मान लो वहां चेयरमैनशिप लेना चाहते हैं, वहां कोई चेयर लेना चाहते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या कोई रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है तो उसमें डोनेट करना चाहते हैं, तो डोनेशन दीजिए। मान लो आप कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आप टाटा मोटर्स हैं, आप टीसीएस हैं, तो आप डोनेशन दे रहे हैं, और डोनेशन जो लास्ट 3 years में आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई है, लास्ट 3 years सम कर लीजिए, उसका 1% निकाल लीजिए, या 5 मिलियन डॉलर विच एवर इज लोअर तक का अगर आप डोनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर डोनेशन एक्सीड कर जाए 1% ऑफ लास्ट 3 year फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और 5 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा हो जाए तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए, अप टू नहीं चाहिए, एक्सीड, एक्सीड होने पे ना 1% ऑफ लास्ट 3 year फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और 5 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम है उससे ज्यादा डोनेशन दे रहे हैं तो आरबीआई अप्रूवल। दूसरा, कमीशन दे रहे हैं ऑन रियल एस्टेट एक्सीडिंग 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और 25,000 यूएस डॉलर विच एवर इज मोर, वहां से ज्यादा का कमीशन पे कर रहे हैं। रियल एस्टेट में मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी है, वहां से पैसे आ रहे हैं, तो जो पैसे आ रहे हैं उसका 5% और 25,000 यूएस डॉलर दोनों में जो ज्यादा है, अगर उससे ज्यादा कमीशन पे कर रहे हैं तो भैया आरबीआई के प्रायर अप्रूवल लीजिए। 5% कमीशन ऑन रियल एस्टेट एक्सीडिंग 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और 25,000 यूएस डॉलर दोनों में जो ज्यादा है उससे ज्यादा कमीशन दे रहे हैं, व्हिचएवर इज मोर, उससे ज्यादा कमीशन दे रहे हैं तो प्रायर अप्रूवल। कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हम ले रहे हैं विदेशी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर 10 मिलियन से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, या अगर अदर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अदर प्रोजेक्ट है, तो 1 मिलियन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 10 मिलियन, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो प्रायर अप्रूवल आरबीआई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़, अदर प्रोजेक्ट के लिए 1 मिलियन, 10 मिलियन 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, यूएसडी से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं कंसल्टेंसी फी का तो प्रायर अप्रूवल आरबीआई का। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रिफंड कर रहे हैं एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्राउट, मान लो कोई विदेशी आया इंडिया में अपना फैक्ट्री लगाया, कंपनी खोली, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ है, लेकिन प्री कॉर्पोरेशन एक्सपेंस 5% ऑफ इनवर्ड जितना पैसा लेके आए और 1 लाख यूएस डॉलर दोनों में जो ज्यादा है उससे ज्यादा अगर हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो रिफंड करना है, उनको लौटाना है, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट नोट, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 शेड्यूल कैन बी अंडरटेकन फ्रीली, अगर ना तो प्रोहिबिटेड है ना सीजी अप्रूवल ना आरबीआई, तो यानी फ्रीली परमिसेबल है ऑटोमेटिक रूट से। नो अप्रूवल सीजी आरबीआई से अप्रूवल नहीं चाहिए फॉर एनी रेमिटेंस, अगर आप अपने रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से पैसे दे रहे हैं तो आपको सीजी और आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। नो अप्रूवल फ्रॉम सीजी और आरबीआई इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रेमिटेंस आउट ऑफ एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फिर से, तो फिर आपको सीजी आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। हाउएवर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर इनके लिए चाहिए
मेंबरशिप का पैसा या आप इन्हीं अकाउंट से पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेंबरशिप का दे रहे हैं प्रोटेक्शन इंडेमनिटी क्लब को, तो अप्रूवल चाहिए। कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रोड फॉर सेल, आप वहां पे रेसिडेंशियल फ्लैट अपना बेचवा, वहां पे आपने रेसिडेंशियल फ्लैट वगैरह बनवाया है, बेचवा रहे हैं, तो देना होगा कमीशन ऑन कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया अब्रोड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन और कमर्शियल प्लॉट। आप विदेशी हैं, इंडिया में आपने बहुत सारी जमीन थी, उसका कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट फ्लैट बना दिए, उसको बेचवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, उसको पेमेंट करना होगा, तो एक्सीडिंग 25,000 US डॉलर और 5% इनवर्ड रेमिटेंस, तो देना होगा आपको। रेमिटेंस एक्सीड, रेमिटेंस भेज रहे हैं, रेमिटेंस मतलब बाहर भेज रहे हैं, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्राउट इनटू इंडिया और 1 लाख US डॉलर whichever is higher by entity by way of reimbursement of pre-incorporation एक्सपेंस रेमिट कर रहे हैं। जितना वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आया उसका 5% और 1 लाख US डॉलर, दोनों में जो ज्यादा है उससे ज्यादा अगर रिम्बर्स कर रहे हैं तो परमिशन चाहिए। Any person can incur any expenditure for transaction listed in Schedule 3 on his travel to abroad through his international। आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से जितना मन उतना पैसा खर्च कीजिए, जो शेड्यूल 3 में वहाँ मेडिकल एक्सपेंस के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज अवेलेबल टू माइनर, और माइनर को भी मिलेगा, मतलब माइनर को भी 2.5 लाख US डॉलर पर ईयर, बट डिक्लेरेशन साइन करना होगा नेचुरल गार्जियन को उसके बिहाफ में, बट इट इज नॉट अवेलेबल टू कर, लेकिन ये कॉर्पोरेट को फॉर्म HUF ट्रस्ट वगैरह को LRS नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल को है, इंडिविजुअल में माइनर को भी है। कंसोलिडेशन ऑफ रेमिटेंस इज अलाउड, क्लबिंग अलाउड है इन केस ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब हम लोग फैमिली मेंबर है बेटा, मान लो फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, माँ बाप बेटा बेटी, तो सब जा रहे हैं विदेश, सबको 2.5 लाख तक US डॉलर अलाउड है, तो पिताजी ने कहा भैया सबका हम ही रखेंगे, रखिए, क्लबिंग अलाउड है, आप ही लेके चलिए। ऐसे भी ऐसा ही होता है ना बेटा, कहीं घूमने जाते हैं तो पैसा वैसा तो माँ पापा ही रखते हैं, ऐसा थोड़े है कि आप लोग अपना पैसा लेके घूमते हैं। तो ये था, आप कल के दिन में खत्म है फेमा, कल कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, फेमा खत्म, फेमा के बाद LLP कर लेंगे, उसके बाद GCA इंटरप्रिटेशन खत्म, लॉ खत्म होने के बाद ऑडिट और SM का भी फास्ट ट्रैक कर लेंगे। ठीक है बेटा कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें, बने रहें। थैंक यू वेरी मच।